हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.7। ये आपकी बुक में ऑप्शनल एक्सरसाइज दे रखी है, तो आज हम इसी एक्सरसाइज को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिखा है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, यानी कि या तो अनी बीजू से 3 वर्ष बड़ा है या बीजू अनी से 3 वर्ष बड़ा है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। अनी के पिता की जिनका नाम बताया गया है धर्म, तो अनी के जो पिता हैं धर्म, उनकी आयु अनी से 2 गुनी है और बीजू जो है वह अपनी बहन कैथी से 2 गुनी आयु का है। हमें साथ में यह भी दिया गया है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, जहाँ कैथी बीजू की बहन है और धर्म अनी के पिता हैं। अनी और बीजू की आयु हमें ज्ञात करके बतानी है, तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हम उसी को मान करके चलेंगे। माना अनी की आयु बराबर है x वर्ष, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, साथ ही बीजू की आयु बराबर y वर्ष। अब यदि हम अपनी स्थिति 1 के अनुसार देखते हैं, तो स्थिति 1 में हमें बताया गया है दोनों मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इन दोनों की आयु का अंतर 3 के बराबर दिया गया है, लेकिन हमारे पास यहाँ भी 2 स्थितियाँ बन जाती हैं। यदि अनी बड़ा है तो हम इसे लिखेंगे अंतर को x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। लेकिन यदि बीजू बड़ा होगा तो फिर हम उस अंतर को प्रकट करेंगे y माइनस एक्स बराबर 3, क्योंकि जब भी हम अंतर निकालते हैं बड़े में से ही छोटा ही हमेशा घटाया जाता है। तो फिर से यहाँ इसीलिए 2 स्थितियाँ बन गई हैं, जब अनी बड़ा है तो x माइनस वाई और जब बीजू बड़ा है तो y माइनस एक्स। तो इसे भी हम कह लेते हैं समीकरण नंबर 1, और इन्हें नाम बदलने के लिए इसे लिख देते हैं समीकरण 1a और इसे 1b। स्थिति 2 के अनुसार स्थिति 2 में हमें बताया गया कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी आयु के हैं। तो यदि हम धर्म की आयु निकाल करके बताएं तो धर्म की आयु बराबर अनी की आयु की 2 गुनी, और अनी की आयु हमने मानी है x वर्ष, तो यदि हम इसका 2 गुना कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगी धर्म की आयु बराबर 2x वर्ष। इसी तरीके से दूसरी बार में बताया गया बीजू की आयु अपनी बहन की आयु की 2 गुनी है। इसका मतलब है यदि हम बहन की आयु देखेंगे तो वह बीजू की आयु की आधी रही होगी। इसे दूसरे तरीके से पढ़ें, यहाँ कह रहे हैं बीजू अपनी बहन से 2 गुनी आयु का है, तो इसका मतलब है बहन उससे आधी आयु की रही होगी। तो यहाँ कैथी की आयु भी हम निकाल लें। कैथी की आयु बराबर होगी बीजू की आयु की आधी, तो y/2 वर्ष। उसके बाद हमें बताया गया कैथी और धर्म की आयु का अंतर। कैथी और धर्म की आयु का जो अंतर है वह 30 वर्ष है। फिर से हमें बड़े में से छोटा घटाना है, और इस बार हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि धर्म पिता का नाता रखते हैं और कैथी छोटी बहन का नाता रखती है, तो हमेशा धर्म की ही आयु बड़ी होगी। इसीलिए अंतर निकालने के लिए धर्म की आयु में से कैथी की आयु को हम निकाल देंगे। तो अंतर हमें दिया गया है 30 वर्ष। यदि समीकरण में ऐसे ले लेते हैं तो 2 की गुणा कर लेने पर 4x माइनस वाई बराबर 2 की तिरछी गुणा भी साथ के साथ कर लेंगे बराबर में 60। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। तो यहाँ धर्म की आयु हमें मिल गई 2x वर्ष, कैथी की आयु y/2 वर्ष, और यहाँ प्रश्नानुसार धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर 30 वर्ष के बराबर है। इनका लैसे लेने पर 4x माइनस वाई बराबर 60, यह मिल जाती है हमें समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे हल 1a और समीकरण नंबर 2 को हल, वहाँ से हमें एक आंसर का पेयर मिलेगा, और अगली बार में 1b और समीकरण नंबर 2 को हम हल करेंगे, वहाँ से भी हमें एक आंसर का पेयर मिलेगा। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं समीकरण 1a और 2 को। समीकरण 1a व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर तो आप देखें समीकरण नंबर 1a लिखी हुई है x माइनस वाई बराबर 3,
x माइनस वाई बराबर 3। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास है 4x माइनस वाई बराबर 60। 4x माइनस वाई बराबर 60। दोनों समीकरणों को घटा लेने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा माइनस, माइनस वाला टर्म प्लस और ये माइनस, ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। x में से 4x घटाने पर हमें मिलेगा माइनस में 3x और यहाँ 60 में से 3 घटा लेने पर माइनस में 57। माइनस से माइनस काट देंगे, x बराबर 3 का भाग कर लेने पर 19 या 57 होते हैं, तो x बराबर 19। ये जो x का मान हमें मिला है, इस मान को हम लगा लें समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में। हम इसे लगा रहे हैं समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें मिलेगा समीकरण 1 से x माइनस वाई, तो x का मान है 19 माइनस वाई बराबर में 3, तो y का मान हमें मिलेगा y बराबर 19 में से 3 घटा लेंगे तो 16। इस तरीके से हमें आंसर मिल जाते हैं। x हमने माना था अनी की आयु को, तो अनी की आयु हमें मिल जाती है 19 वर्ष और साथ में बीजू की आयु हमें मिल जाती है 16 वर्ष। इसी तरीके से हम हल करके बताएंगे समीकरण 1b और समीकरण नंबर 2 को। तो एक आंसर तो हमें यहाँ मिल जाते हैं एक सिस्टम में 1a और 2 को हल करने पर। अब हल करेंगे 1b और समीकरण नंबर 2 को हल करने पर। तो यहाँ फिर से लिखेंगे समीकरण 1b व 2 को हल करने पर। फिर से हम विलोपन विधि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप देखेंगे समीकरण 1b में लिखा हुआ है y माइनस एक्स। यदि हम x वाले पद को पहले लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस में x और प्लस में y और बराबर में दिया गया है 3। और इसी तरीके से जो दूसरी समीकरण दी गई है वह हमारे पास है 4x माइनस वाई बराबर 60। 4x माइनस वाई बराबर 60। यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं तो प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 4x में से 1x घटाने पर 3x, 60 और 3 63। 3 का भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। इस तरीके से x का आंसर हमें मिल जाता है 21 वर्ष। फिर से हम x का मान समीकरण 1 में लगा लें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम समीकरण 1b को हल कर रहे हैं। तो 1b के हिसाब से ही हम यहाँ चलेंगे। y माइनस एक्स, तो y ऐसे का ऐसा, माइनस एक्स का मान 21 बराबर में 3। y बराबर 21 को उधर लेकर के जाएंगे, यह प्लस हो जाएंगे, 21 और 3 24 वर्ष। फिर से हमें दूसरा आंसर मिल जाता है अनी की आयु बराबर x का मान 21 वर्ष और साथ में बीजू की आयु जो कि हमारा y वाला आंसर होगा, तो बीजू की आयु बराबर 24 वर्ष। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, अर्थात 100 रुपये दे दो, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तब दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो हमें बताना है कि उनके पास कितनी कितनी संपत्तियां हैं, कितने कितने उनके पास रुपए हैं। तो वही हम मान करके चलेंगे। माना पहले व्यक्ति के पास x रुपये हैं और दूसरे व्यक्ति के पास y रुपये हैं। तो माना पहले व्यक्ति की संपत्ति बराबर है x रुपये के और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति बराबर है y रुपये के। तब यदि हम अपनी पहली स्थिति के हिसाब से देखें तो स्थिति 1 के हिसाब से वह कह रहे हैं, एक मित्र दूसरे से कहता है यदि मुझे 100 रुपये तुम दे दो। 100 रुपये वह ले ले, x वाला y से कह रहा है यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। तो जब यह व्यक्ति से 100 रुपये देगा तो इनके पास 100 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन इन्होंने दिए हैं इसलिए इनके पास 100 रुपये कम हो जाएंगे। तब वह कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, इन्होंने 100 रुपये दे दिए हैं, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपके धन से 2 गुना धन रखने वाला बन जाऊंगा। तो इसीलिए हमारे पास समीकरण हो गई। फिर से एक बार समझ लें, एक मित्र दूसरे से कह रहा है यदि आप मुझे 100 दे दें, तो 100 इन्हें दे दिए हैं हमने, तो 100 इनके पास कम हो जाएंगे। तब वह इनसे कहता है 100 लेने के पश्चात मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इस समीकरण को हल कर लें। बराबर में 2 की गुणा अंदर करेंगे तो 2y माइनस 200, x और y वाले मानों को एक तरफ कर लें तो x माइनस 2y बराबर माइनस 200 और माइनस 100 कुल मिलाकर के हो जाते हैं माइनस के 300।
समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से हम पढ़ लेते हैं स्थिति नंबर 2 को। तो स्थिति 2 के अनुसार दूसरा उत्तर देता है। अब दूसरा वाला जो है y, वह x से बात कर रहा है और कह रहा है यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो। तो यदि y को 10 रुपये मिल जाते हैं x से, तो x के पास 10 रुपये कम हो जाएंगे और y के पास 10 रुपये बढ़ जाएंगे, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जो y है वह x से कह रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। फिर से इन समीकरणों को हल कर लें। तो y + 10 बराबर 6 की गुणा अंदर कर लेने पर 6x - 60। x और y वाले मानों को जब हम एक तरफ इकट्ठा करेंगे तो 6x वहीं रहने दें, y इधर आएंगे तो माइनस में, बराबर में 60 और 10 70। यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हम हल कर सकते हैं किसी भी विधि से। फिर से हम बता रहे हैं यहाँ आपको विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करना। तो हमें किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर बनाना होगा। x वाले गुणांकों को यदि हम बराबर बनाते हैं तो हमें यहाँ समीकरण 1 में 6 की गुणा करनी पड़ेगी, जिससे यह दोनों गुणांक आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर हमें y के गुणांकों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो यदि हम समीकरण 2 में 2 की गुणा कर लें तो यह y वाले गुणांक भी आपस में बराबर बन सकते हैं। तो हम यही काम कर लें। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेते हैं और एक समीकरण को ऐसे का ऐसा ही रहने दें, तो पहली समीकरण को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेते हैं और समीकरण 2 में 2 की गुणा कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12x - 2y बराबर में 140। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए इन्हें घटा लें। तो घटाने पर यह चिन्ह बदल करके माइनस, यह प्लस और यह माइनस, यह दोनों यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। 12 में से 1 घटाएंगे तो माइनस में 11x, और यहाँ दोनों माइनस में दिए गए हैं, तो माइनस माइनस वाले आपस में जुड़ जाते हैं। यदि हम इनको जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 440। x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 11 चौक 44 और 0 की 0। इस तरीके से हमें मिल जाता है x बराबर 40। इस x के मान को चाहे हम समीकरण 1 में रख लें चाहे समीकरण 2 में रख लें। तो हम रख रहे हैं इसे समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 से हमें मिलेगा x - 2y। x का मान हमें मिला है 40 - 2y बराबर में -300। -2y बराबर -300 तो यहाँ है ही, 40 और पक्षांतर करेंगे तो -40 वहाँ से हो जाते हैं, कुल मिलाकर के हो गए -340। माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 2 का भाग कर लेने पर 170। तो हमें मिल जाते हैं x और y के मान। अब ये जो x और y हमने माने थे वह हैं हमारे पास पहले व्यक्ति की संपत्ति, हमने मानी थी x रुपये, तो x का आंसर हमें मिला है 40। और दूसरे व्यक्ति की संपत्ति हमने मानी थी y रुपये, जो कि हमें मिले हैं 170 रुपये। तो इस तरीके से हमें दोनों व्यक्तियों की संपत्ति पता चल जाती है। अब यदि आप इस पजल को सॉल्व भी करके देखें तो वह कह रहे थे यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 100 रुपये ले ले, अर्थात यदि ये इसे 100 रुपये दे दें तो इनके पास हो जाएंगे 140 रुपये और इनके पास हो जाएंगे 70 रुपये। तो वह 2 गुनी धनी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 गुने का ही रिलेशन इनमें बन रहा है। लेकिन वह कह रहे थे यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो इसका मतलब है इनके पास 30 रुपये रह जाते और इनके पास 180 रुपये रह जाते। तब इनके बीच में जो संबंध है वह 6 गुने का बन रहा है। तो वह भी यही कह रहे थे 6 गुना धनी बन जाऊँगा, 3 6 18। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। ऐसा नहीं है रेलगाड़ी कुछ दूरी किसी चाल से चल रही है, कुछ दूरी किसी और चाल से चल रही है, वह सारी की सारी दूरी एक समान चाल से ही तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती, यदि वह अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा ले तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर लेती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। हमें पता करना है कि रेलगाड़ी ने कुल मिलाकर के कितनी दूरी तय की है। अब हमें यहाँ केवल एक मान पूछा गया है, तय दूरी। बाकी और जो हमें दिए गए हैं वह दिया गया है समय और चाल।
तो हमें यहाँ जो मान लेना है वह मानना है चाल और समय। यदि हमें चाल और समय का मान पता चल जाता है तो दूरी हम आप बाद में निकाल करके बता सकते हैं। हमारे पास दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। यदि हमारे पास चाल भी हो और समय भी हो तो हम दूरी बराबर चाल गुणा समय के हिसाब से उसे निकाल करके बता सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम मान करके चलेंगे। माना रेलगाड़ी की जो चाल है, जो वास्तविक चाल है, ना घटा करके ना बढ़ा करके, जो एक समान चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कह सकते हैं, जो प्रारंभिक चाल है उसकी, जिससे वह चल रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, यह हम मान रहे हैं। और साथ ही हम मान लेते हैं कि उन्हें जो दूरी तय करनी है उसे तय करने में जो समय लग रहा है वह y घंटे है, तथा रेलगाड़ी द्वारा लिया गया वास्तविक जो समय है, जब वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे होंगे तब उन्हें कितना समय लग रहा होगा, बराबर हम मान लेते हैं y घंटे। तब यदि हम निकाल करके उन्हें बताएं तय की गई दूरी, क्योंकि दूरी का सूत्र हमारे पास होता है चाल गुणा समय, और चाल हमने मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमने माना है y घंटे। तो इस तरीके से हमारे पास दूरी हो जाती है xy किलोमीटर। अब हमारे पास चाल भी है, समय भी है और दूरी भी है। अब हमें इन्हीं का ही इस्तेमाल करना है अपनी इन दी गई स्थितियों को पूरा करने में। यदि हम स्थिति 1 की बात करें तो स्थिति 1 में वह कह रहे हैं जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक तेज चाल से चल रही होती तो उन्हें 2 घंटे समय कम लगता। तो यही स्थिति हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है। स्थिति 1 में दिया गया है जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे 2 घंटे कम समय लगता, तो उसे 2 घंटे कम लगते। तो इसलिए इस स्थिति में यदि हम चाल का मान देखें तो चाल का मान हमारी वास्तविक चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे अब हम बढ़ा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी हो जाएगी नई चाल। और वह कह रहे हैं कि जो समय का मान है वह 2 घंटे कम हो जाता है। पहले हमारे पास जो वास्तविक समय है वह है y घंटे, अब कह रहे हैं 2 घंटे कम कर दीजिए, तो y माइनस 2 घंटे। यदि इस स्थिति में हम अपनी तय की गई दूरी निकालें तो तय की गई दूरी बराबर वही फॉर्मूला है हमारे पास चाल गुणा समय। अब इस स्थिति में चाल का मान है x प्लस 10 और समय का मान है y माइनस 2, तो इतने किलोमीटर हमारे पास हो जाते हैं। लेकिन हम पहले ही इन्हें बता चुके हैं कि तय की गई दूरी तो xy किलोमीटर है और दूरी का मान हमें नहीं बदलना है, केवल चाल को कम या ज़्यादा करने पर समय के मान में ही परिवर्तन हो सकता है। दूरी तो हमें उतनी ही तय करनी है। तो अपनी वास्तविक चाल और समय के हिसाब से दूरी इतनी है और अब चाल को बढ़ाने पर इतनी दूरी हो जाती है, लेकिन यह मान सदैव बराबर ही होते हैं। तो यदि हम इन दोनों मानों को बराबर रख लेते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 10 गुणा y माइनस 2 बराबर xy। अब ये कहाँ से आए हैं इन्हें प्रदर्शित करने के लिए, चाहे तो आप इन्हें नाम दे दें। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से हमने तय की गई दूरी के दोनों मानों को आपस में बराबर बराबर रख दिया है। इन्हें हल करने के लिए इनकी गुणा कर लें। x की गुणा y में करेंगे xy, x की गुणा माइनस 2 में करेंगे माइनस 2x, 10 की गुणा करेंगे 10y माइनस 20 बराबर में xy। xy से xy कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ बच रहे हैं माइनस 2x प्लस 10y और माइनस 20 को पक्षांतर करके उस तरफ ले करके जाएंगे तो प्लस में 20। यहाँ प्रत्येक समीकरण में से 2 कॉमन आ सकता है, तो यदि हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 धाम 20, यह मिल जाती है हमें समीकरण नंबर 3, जो कि हमारी स्थिति 1 की पहली स्थिति समीकरण के रूप में आ गई है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं अपनी स्थिति नंबर 2 की, जहाँ पर हमें बताया गया है कि यदि चाल को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेते हैं तो उन्हें 3 घंटे का अधिक समय लगेगा। तो यही स्थिति हमें यहाँ ले लेनी है। स्थिति नंबर 2, जब रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे 3 घंटे अधिक लगते।
तो इस स्थिति में यदि हम चाल का मान देखें तो चाल का मान पहले वाले से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। और जो हमारा समय का मान है अब वह 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, तो y प्लस 3 घंटे। यदि हम फिर से दूरी का मान निकाल करके बताएं तो वही फॉर्मूला है हमारे पास, चाल गुणा समय, x माइनस 10 गुणा y प्लस 3। फिर से हम वही स्थितियाँ अपनाएंगे यहाँ, क्योंकि तय की गई दूरी का मान तो सदैव एक्स वाई के बराबर ही हमें लेकर के चलना है। तो x माइनस 10 गुणा y प्लस 3 को हम बराबर रख लेंगे एक्स वाई के। ये हमने कहाँ से रख लिया है, समीकरण 1 से। तय की गई दूरी का मान वही रहने वाला है। आपस में गुणा कर लेने पर एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y और माइनस में 30 बराबर में एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें मिलेगा 3x माइनस 10y बराबर में 30, समीकरण नंबर 4। अब हमें यहाँ समीकरण 3 और 4 को हल करना है और अपने एक्स वाई के मान निकाल करके बताने हैं। तो समीकरण 3 व 4 को हल करके हम यहाँ बताएंगे। तो यदि हम समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करें तो आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 1 है। तो इसे 3 बनाने के लिए हम यहाँ 3 की गुणा कर लें तो यह x के जो गुणांक हैं बराबर बन जाएंगे। तो इन्हें हल करने के लिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर और साथ ही समीकरण 3 व 4 को जोड़ लेने पर, क्योंकि अब यह हमें विपरीत चिन्ह में मिलेंगे। समीकरण 3 में जैसे ही हम 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3 पंजे 15y 3 धाम 30, और जो चौथी समीकरण है उसे ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेंगे, माइनस 10y बराबर में 30। अब यहाँ जो x वाले पद हैं पहले से ही विपरीत चिन्ह में हैं तो इन्हें जोड़ लेने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। 15 में से 10 घटाएंगे तो 5y, 30 और 30 60, y बराबर 5 का भाग कर लेंगे तो 12, 12 पंजे 60 होते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाता है y का मान 12। इस y के मान को चाहे हम समीकरण 3 में लगाएं चाहे 4 में लगाएं, आपको वहाँ से x का मान एक जैसा ही मिलेगा। हम इसे लगा रहे हैं समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 से हमें मिलेगा माइनस x प्लस 5 गुणा y का मान बराबर में 10। यहाँ से माइनस एक्स प्लस 12 पंजे 60 बराबर में 10, माइनस एक्स बराबर 10 में से 60 घटाएंगे तो माइनस के 50 यहाँ मिलेंगे। माइनस से माइनस काट लेने पर x बराबर 50, तो यहाँ हमें मिल जाता है x का मान भी 50। यहाँ हमें जब दोनों मान मिल गए हैं x और y के, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, और दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है चाल गुणा समय। तो इसी मान में x गुणा y के मान में हम यदि मान लगा देते हैं x और y दोनों के, तो हमें पता चल जाएगा तय की गई दूरी का मान। तय की गई दूरी बराबर हमने मानी थी x का मान है 50 गुणा y का मान है 12, तो 12 पंजे 60, यह हो जाते हैं 600 किलोमीटर। इस तरीके से हमने रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का मान निकाल करके बता दिया है। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। जैसे असेंबली होती है सुबह प्रेयर के टाइम पे या फिर लास्ट में स्कूल टाइम में, तो इसी तरीके से विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, इसका मतलब है जैसे ही हमने विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा कर दिया है, यदि हम प्रत्येक पंक्ति में 3-3 विद्यार्थी और बढ़ा देते हैं तो हमारी एक पंक्ति कम हो जाएगी। लेकिन यदि हम पंक्ति में से 3-3 विद्यार्थी कम कर लें, प्रत्येक पंक्ति में से 3-3 विद्यार्थियों को अलग हटा दें, तो फिर हमें वहाँ 2 पंक्तियाँ और अधिक बनानी पड़ेंगी। तो हमें पता करना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और फिर से यहाँ एक मान पूछा गया है, लेकिन वह 2 पदों में आ रहा है। एक तो आ रहा है पंक्तियों की संख्या और एक आ रहा है विद्यार्थियों की संख्या। तो यदि हम इन दोनों मानों को पता कर लेते हैं तो हम विद्यार्थियों की संख्या निकाल पाएंगे। जितनी पंक्तियाँ लग रही हैं उसमें गुणा कर दें कि एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें पता चल जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। जैसे कि हम एक ट्रे में पढ़ते हैं कि एक ट्रे में हमने एक लाइन में 10 सेवों को रखा है और वहाँ इस तरीके की 5 लाइनें हमने लगाई हैं। जब हमने 10-10 सेब प्रत्येक लाइन में लगाए और 5 लाइनें हमारे पास हैं, तो कुल सेवों की गिनती निकालने के लिए हम करेंगे
प्रत्येक पंक्ति में सेवों की संख्या गुणा में कितनी पंक्तियां हमने लगाई हैं। तो 10 पंजे 50, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि 50 सेव हैं। इसी तरीके से विद्यार्थियां भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ मान करके चलेंगे, माना पंक्तियों की जो संख्या है वह बराबर है x के और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है y के, तथा प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है y के। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर होगी कितनी पंक्तियां हमने लगाई हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं उनकी गुणा करने से। यह मिल जाती है हमें समीकरण नंबर 1। अब यदि हम अपनी स्थिति नंबर 1 को पढ़ें तो स्थिति 1 के अनुसार हमें बताया गया है कि जब पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। तो इसी स्थिति को हमें इस्तेमाल करना है समीकरण बनाने में। जब पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो यदि इस स्थिति के हिसाब से हम पंक्तियों की संख्या को ज्ञात करें तो पंक्तियों की संख्या बराबर, वह कह रहे हैं एक पंक्ति कम हो जाती। पहले थी हमारे पास x पंक्तियां, अब एक कम कर लेंगे तो x माइनस 1। इसी तरीके से प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हम बताएं, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, वह कह रहे हैं प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो जाते और पहले प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी थे y, अब लगाएंगे y प्लस 3। तब यदि हम कुल विद्यार्थियों की संख्या, पंक्तियां भी अब हमारे पास नहीं हैं, विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में कितनी है वह भी हमारे पास नहीं आ गई हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या हम निकालेंगे, बराबर होगा पंक्तियों की संख्या गुणा में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। लेकिन विद्यार्थी तो उतने ही रहने हैं, केवल क्या कर रहे हैं उनका अरेंजमेंट बदल रहे हैं। कई बार एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी कम कर लेते हैं या पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम तुलना करें समीकरण 1 के साथ तो यह जो मान है आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसीलिए हम इन दोनों मानों को आपस में बराबर रख लेंगे। बराबर में xy आप लिख सकते हैं। यहाँ हमने ये समीकरण 1 से मान लगाया है। इन्हें हल करने के लिए यदि इनकी हम आपस में गुणा करेंगे तो x की गुणा y में करने पर xy, x के साथ 3 की करेंगे 3x, -1 की y में -y, -1 की 3 में -3 बराबर में xy। xy से xy कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ बचेगा 3x - y बराबर -3 का पक्षांतर उस तरफ कर लेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। यह मिल जाती है हमें समीकरण नंबर 2, क्योंकि एक तो हमने पहले से ही यहाँ विद्यार्थियों की संख्या को मान रखा है तो इसीलिए से हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, 3x - y बराबर 3। इसी तरीके से स्थिति 2 में हमें दिया गया है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। फिर से इस स्थिति को हम इस्तेमाल कर लें, जब पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। अतः पंक्तियों की संख्या बराबर, इस स्थिति में यदि हम फिर से निकाल करके बताएं तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, वह कह रहे हैं 2 पंक्तियां अधिक बनती। पहले पंक्ति कितनी थी हमारे पास, x थी पंक्तियों की संख्या और अब कह रहे हैं 2 पंक्तियां अधिक बनती तो x + 2। और साथ ही यदि हम निकालें प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, पहले प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी थे y, लेकिन अब वह कह रहे हैं 3 विद्यार्थी हमें कम करने हैं तो y - 3। इसी तरीके से कुल विद्यार्थियों की संख्या, जैसे हमने तीनों बार में काम किया है, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर
संख्या निकालने के लिए हमें करना होता है पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या के साथ गुणा। लेकिन हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 से कि कुल विद्यार्थी तो हमेशा x y के बराबर ही रहने हैं, इसीलिए हम इन मानों को बराबर रख लें। x + 2 गुणा y - 3 को हम बराबर रख लेंगे x y के समीकरण 1 की मदद से। फिर से इन्हें हल करना है। यदि हम इनकी गुणा कर लेते हैं आपस में, तो गुणा करने पर हमें मिलेगा x की गुणा y में करने पर xy, x की गुणा y में करने पर xy, x की गुणा -3 में करेंगे तो माइनस में 3x, प्लस में 2 की गुणा y में करेंगे, 2 की गुणा y में करेंगे तो प्लस में 2y और माइनस में 6 बराबर में xy। यहाँ xy से xy फिर से कैंसिल हो रहे हैं, तो xy से xy कैंसिल कर लेने पे -3x + 2y बराबर में 6, यह हमें मिल जाती है समीकरण नंबर 3। अब फिर से हमें यहाँ समीकरण 2 व 3 को हल करना है और x y के मान ज्ञात करके बताने हैं। तो फिर से हम इन्हें विलोपन विधि से हल कर लें। विलोपन विधि से हल करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 3 में ही आ रहा है, तो हमें किसी भी मान से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे इन्हें हम हल करके बता सकते हैं। बराबर में 6 दोनों समीकरणों में आपस में जोड़ लेने पर, क्योंकि पहले से ही इनके गुणांक विपरीत चिन्ह में है, तो इन्हें जोड़ लेने पर ही कट जाएंगे। 2y में से y घटाएंगे y, और 6 और 3 9, तो y का मान हमें मिल जाता है 9। y का मान समीकरण 2 में लगा लेने पर समीकरण 2 से हमें मिलेगा 3x - y, तो 3x - y का मान है 9 बराबर में 3। 3x बराबर 9 जोड़ लेंगे तो 9 और 3 12 है, x बराबर 3 चौक 12 है, x का मान हमें मिल जाता है 4 के बराबर। अब हमें पता करना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास है x गुणा y का मान, तो इसीलिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हमने माना था x गुणा y, x का मान हमारे पास है 4 और y का मान हमारे पास है 9, 4 नाम 36 का मतलब है कुल मिलाकर के वहाँ 36 विद्यार्थी थे जिन्हें हम पंक्तियों में खड़ा करके बता रहे थे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 गुना कोण B का बराबर है 2 गुना कोण A + B का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का हमें मान ज्ञात करके बताना है। इसे हल करने के लिए हम अपने त्रिभुजों के कोण योग नियम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसीलिए यदि हम त्रिभुज ABC में देखें तो त्रिभुज के तीनों कोण हैं A, B और C, इनका योगफल भी कितना होना चाहिए 180 अंश के बराबर। यदि हम यहाँ से केवल कोण A + कोण B की मान को निकाल करके रखें तो हमें मिलेगा 180 और C का हम पक्षांतर इस तरफ कर दें तो बराबर में आ जाएगा 180 - कोण C। इसे हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। साथ में जो हमें मान दिया गया है वह दिया है कोण C बराबर है 3 गुना कोण B का बराबर है 2 गुना कोण A + कोण B का। हम इन पार्ट्स को नाम दे देते हैं, ये पार्ट फर्स्ट है, यह सेकंड है और यह थर्ड है, जिससे हमें इन्हें हल करने में आसानी हो जाएगी। यदि हम पहली बार में पहले और तीसरे भाग को आपस में बराबर रख लेते हैं तो पहले और तीसरे भाग को बराबर रखने पर पहले भाग का मान है कोण C और तीसरे भाग का मान बराबर है 2 गुना कोण A + कोण B। यहाँ आप देखें आ रहा है कोण A + कोण B और समीकरण नंबर 1 में भी हमारे पास मान है कोण A + कोण B का। यदि इस मान को हम इसमें बदल दें तो हमें मिलेगा कोण C बराबर 2 गुना, इसकी जगह हम बदल करके लिख सकते हैं 180 - कोण C, और ये हमने कहाँ से बदला है समीकरण 1 की मदद से बदला है। ऐसा हमने क्यों किया है, जिससे कि हमें पूरी की पूरी समीकरण C के पदों में केवल एक कोण के पदों में पता चल जाए और इस एक चर को हम एक समीकरण से हल करके बता सकें। ऐसा इसलिए हमने किया है। इन्हें और आगे हल करने पर कोण C बराबर 2 की गुणा अंदर कर लेंगे 360 - 2 गुना कोण C,
2 गुणा कौन सी को इस तरफ लेकर के आएंगे पक्षांतर करके, तो ये प्लस में हो जाएंगे और एक पहले से यहाँ है, तो कुल मिलाकर के मिल जाता है 3 गुना कौन सी का बराबर में 360। तो कौन सी बराबर 3 का भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 की 0। इस तरीके से हमें कौन सी का आंसर पता चल जाता है 120 अंश। इसके बाद यदि हम पहले और दूसरे मान को बराबर रख लें, क्योंकि सी का मान हमें पता चल चुका है, यदि हम इन्हें आपस में बराबर रखेंगे तो केवल 3 का भाग करने पर ही हमें कौन बी का मान पता चल जाएगा। तो पहले वाले भाग और दूसरे वाले भाग को बराबर रखने पर, पहले वाला भाग है कौन सी 3 गुना कौन बी का, दूसरा भाग रखने पर, लेकिन सी का मान हमें मिल चुका है 120 अंश, 3 गुना कौन बी। तो कौन बी बराबर यदि हम 3 का भाग करेंगे 3 चौक 12, बी का मान हमें मिल जाता है 40 अंश। इसके बाद अब बचा है केवल कौन ए। इसे निकालने के 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इन दोनों को बराबर रख लें, बी का मान हमें मिल चुका है, ए हम हल करके बता देंगे, या फिर समीकरण 1 में जहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 2 हम निकाल चुके हैं, तीसरा हम ज्ञात करके बता सकते हैं इस नियम से। तो किसी भी विधि से आप यहाँ कर सकते हैं। यदि हम इस वाले नियम से करते हैं 2 और 3 को बराबर रख लेने पर, तो इसके हिसाब से हम कैसे करेंगे, दूसरा वाला है 3 गुना कौन बी का और थर्ड पार्ट है 2 गुना कौन ए प्लस कौन बी का। बी का मान हमारे पास है 40 अंश, 3 गुना 40 बराबर में 2 गुना कौन ए प्लस 40। इन्हें हल कर लेंगे तो 120 अंश बराबर में 2 गुना कौन ए प्लस 40। 2 से यदि हम 120 में भाग कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 60 बराबर में कौन ए प्लस 40। फिर ए का मान निकालने के लिए 40 का पक्षांतर उस तरफ कर लेंगे, तो कौन ए बराबर 60 माइनस 40। इस तरीके से हमें मिल जाता है कौन ए बराबर 20 अंश। या फिर इस थर्ड पार्ट के अलावा आप इसे दूसरे मेथड से भी कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ बी और सी के मान निकाल चुके हैं। यदि आप समीकरण 1 से देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, ये हमारा अल्टरनेट मेथड हम कह सकते हैं तीसरे कोण को ज्ञात करने के लिए। तो ए का मान हमें निकालना है, बी हम निकाल चुके हैं, बी का मान है 40 अंश के बराबर, प्लस सी का मान है 120 अंश के बराबर, बराबर में 180 अंश कौन ए प्लस इन्हें जोड़ लेंगे तो 160 अंश बराबर 180 अंश। कौन ए बराबर 180 में से 160 घटाएंगे तो फिर भी हमें मिलेगा कौन ए बराबर 20 अंश। इस तरीके से भी आप कौन ए का मान निकाल करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से त्रिभुज के तीनों कोणों का आंसर हमें मिल जाता है। ए का मान हमें मिला 20 अंश, बी का मान मिला है 40 अंश और सी का मान हमें मिला है 120 अंश। यही हमारे हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5, यह पहली समीकरण है, और 3x माइनस वाई बराबर 3, यह दूसरी समीकरण है, कि ग्राफ खींचिए। तो इनका ग्राफ हम खींच करके बता सकते हैं। साथ ही इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हमें निकाल करके बताने हैं। जब हम इनका ग्राफ खींच लेंगे तो वाई अक्ष के साथ जो भी इनमें उभयनिष्ठ क्षेत्र पड़ रहा होगा, कॉमन रीजन पड़ रहा होगा, उससे बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें निकाल करके बताना है। तो सबसे पहले तो हम इन दी गई समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करके बता दें। ये जो ग्राफ हैं कैसे मिलने वाले हैं। तो पहली समीकरण हमें दी है 5x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किसी भी एक चर का मान यहाँ से निकाल लें। तो आप देख रहे हैं y का गुणांक छोटा है, इसीलिए हम यहाँ से y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। y का मान निकालने के लिए y को इस तरफ ले जाएं और 5 को इस तरफ ले आएँ, तो हमें मिलेगा y बराबर 5x माइनस 5। कुछ मान हम यहाँ रख लें जिससे कि हम इनके लिए टेबल बना सकें और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बता सकें। तो हम यहाँ रख लेते हैं पहले x बराबर 0 रखने पर। तो यदि हम यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो 5 गुणा 0 माइनस 5 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और y का मान हमें मिल जाएगा माइनस के 5। तो बिंदु आ जाता है यहाँ x का मान 0 रखने पर y का मान 5। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट x बराबर यदि हम 1 रख लेते हैं तो x बराबर 1 रख लेने पर हमें मिलेगा y बराबर 5 गुणा 1 माइनस में 5 एकम 5 में से 5 ही हटा लेंगे तो y का मान हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरीके से हमारे पास x का मान 1 रखने पर y का मान आ जाता है 0। तो
तो 2 मान हम निकाल लेते हैं, बाकी और भी आप एक्स्ट्रा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन इनका ग्राफ हम इन दोनों वैल्यूज़ से भी बना करके आपको बता सकते हैं। तो यहाँ टेबल हमने बना ली है। पहली बार में हमें बिंदु मिले थे 0, -5, दूसरी बार में 1 और 0। इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण के लिए भी यही काम कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से यदि हम समीकरण 2 से देखेंगे तो फिर से यदि हम यहाँ से y का मान निकालें तो y का मान हमें मिलेगा 3x - 3। फिर से यहाँ कुछ मान रख के बता दें, यदि हम x का मान 0 यहाँ रख लेते हैं तो x बराबर 0 रखने पर y का मान हमें मिलेगा 3 × 0 - 3। 0 में से 3 घटाएंगे तो फिर से 3 ही बचेगा, तो यहाँ बिंदु हमें मिल जाता है 0 - 3। दूसरी बार में हम फिर से मान लगा लें, x बराबर यदि हम 1 रख लेते हैं तो x बराबर 1 रखने पर हमें मिलेगा y बराबर 3 गुणा x की जगह हम रख रहे हैं 1 माइनस में 3। 3 एकम 3 में से 3 ही घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ बिंदु हो जाते हैं x का मान 1, y का मान 0। फिर से यदि हम इन्हें टेबल में रिप्रेजेंट करके बता दें, क्योंकि ग्राफ बनाते समय टेबल से वैल्यू पढ़ना आसान होता है। 0 - 3 और यहाँ 1 और 0। इस तरीके से दोनों के लिए टेबल का काम पूरा हो गया है। अब इनके लिए ग्राफ कैसे बना करके बताना है, तो यहाँ हमने पहले से एक्सिस बना करके रखी हैं। यदि हम पहले वाली टेबल को यहाँ रिप्रेजेंट करके बताते हैं तो x का मान 0 है, y का मान -5 है। x का मान 0 और y का मान -5 हमें मिलेंगे इस वाले पॉइंट पे। साथ ही दूसरा वाला पॉइंट है, जब x का मान 1 है तो y का मान 0 है। x का मान 1 यहाँ होता है, y का मान 0 के साथ, तो इसीलिए दूसरा पॉइंट हमें मिल जाता है यहाँ। यदि हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो यह हमें मिल जाएगा पहली समीकरण का ग्राफ। इन्हें हम यहाँ पॉइंट लिख करके बता देंगे। ये वाला पॉइंट था हमारा 0 - 5 और यह जो हमारा पॉइंट है वह है 1, 0। यह बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 1 के लिए ग्राफ। इसी तरीके से दूसरी टेबल से आप देखेंगे, x का मान 0 रखने पर y का मान -3 था, x का मान 0, y का मान -3। तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। x का मान 1 है तो y का मान 0 है, ये इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लें। तो ये मिल जाती है हमें दूसरी समीकरण। ये हो गया समीकरण 2 के लिए ग्राफ। यदि आप इन दोनों के बीच में देखेंगे, जो बंद हुआ हिस्सा है जो y अक्ष के साथ वह बना रहे हैं, तो हमें यह वाला भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा होगा वह त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करके बताना है, जिसके निर्देशांक हमें लिख करके बताने हैं। तो इसके निर्देशांक तो पहले से लिखे हुए हैं, इसे हम नाम दे देते हैं a, इसका नाम हम रख लेते हैं b और इसे दे देते हैं c। तो a के निर्देशांक हो गए 1, 0, b के निर्देशांक यदि आप लिखेंगे तो उसका नाम 0 - 3 और c के निर्देशांक 0 - 5। तो यहाँ हम निर्देशांक भी उनके लिख करके बता सकते हैं। a के निर्देशांक हमें मिले हैं 1, 0, क्योंकि वह पूछ रहे हैं इस प्रकार बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। b का 0 - 3 और c के निर्देशांक हो जाते हैं 0 - 5। और साथ में हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकाल करके बताना है। चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो हम उसी का ही इस्तेमाल यहाँ करेंगे। हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए यदि हम आधार और ऊंचाई का मान देखें तो 1/2, आधार का मान आप देख रहे हैं यहाँ आधार बन रहा है BC, तो आधार की जगह हम लिख लेंगे BC गुणा ऊंचाई। जब भी हम ऊंचाई देखते हैं तो आधार के किसी भी बिंदु से जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट दिया गया है वहाँ तक की दूरी हमें यहाँ देखनी होती है। तो यदि इस दूरी को हम यहाँ की बजाय यहाँ से भी नाप लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ से नापें चाहे यहाँ से समांतर रेखाएँ तो होंगी। तो ऊंचाई को हम लिख सकते हैं OA। इनके मान लगा लें 1/2 गुणा BC। B और C के बीच में जो अंतर है वह कितना होगा, -3 से -5 तक चल करके हम जा रहे हैं। तो -3 से -5 के जो बीच की दूरी होगी वह होगी 2 इकाई, तो BC का मान हो जाता है 2 इकाई।
ओ से लेकर के ए तक की दूरी ओ ए का मान 0 से 1 तक चल करके हम जा रहे हैं, तो इसीलिए ओ ए का मान हो जाएगा 1 इकाई। 2 से 2 कट रहा है, हमें आंसर मिल जाता है 1 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वह सदैव वर्ग इकाई में ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। जहां फर्स्ट पार्ट दिया गया है x बटे a माइनस वाई बटे वी बराबर 0, इसी में दूसरी समीकरण दी गई है ax प्लस वी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हमें 2 समीकरणें दी गई हैं, उन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान ज्ञात करके बताने हैं। तो इन्हें हल करने के लिए आप कोई भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब इस समय इस क्वेश्चन को हम हल करके बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए नियम होता है, हम किसी भी एक समीकरण से या तो चर x का मान ज्ञात कर लें या फिर चर y का मान ज्ञात कर लें। तो हम यही काम करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 से यदि आप देखेंगे तो x बटे a माइनस वाई बटे वी का यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलेगा बराबर में y बटे b, और यदि हम यहाँ से x का मान निकाल लें तो a की तिरछी गुणाम उस तरफ कर देंगे ay बटे b, यह हमें मिल जाता है x का मान। ये जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है, हम इसे समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे और पूरी की पूरी समीकरण को y में बदल लेंगे, जहाँ से हम चर y का मान आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही हम इसे समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ax, तो a गुणा x का मान प्लस बी वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम इनकी अंदर गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर वाई, साथ ही साथ हम इनका लैसे भी ले लें, b और 1 का लैसे लेंगे तो b, यहाँ पर यह टर्म हो जाएगी b की गुणा करने पर b स्क्वायर वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हम यहाँ से y और कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में y बटे b बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ एक उभयनिष्ठ टर्म आ रही है, इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा y बटे v बराबर a, तिरछी गुणा कर लेने पर y बराबर b। यह हो जाता है हमारा y का मान। यदि इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 से हमें पता है x बराबर है a गुणा y का मान बटे में b, b से b यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा x बराबर a। तो यही हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे, x बराबर a और y बराबर b। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में दिया है हमें पहली समीकरण a माइनस बी गुणा एक्स प्लस a प्लस बी गुणा वाई बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाती है हमारी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण में दिया है a प्लस बी गुणा में x प्लस वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि इस समीकरण से हम x और y वाले पदों को अलग अलग कर लेते हैं तो यह समीकरण हमें अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसे बदल लेने के लिए हम x की गुणा इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी के साथ में x अलग, प्लस y की गुणा हम अलग कर लेंगे तो a प्लस बी के साथ में y बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल करने के लिए आप यदि यहाँ देखें तो y का गुणांक यहाँ पर भी a प्लस बी है और यहाँ पर भी y का गुणांक a प्लस बी है, तो इन्हें विलोपन विधि से हल करना बहुत ही आसान होगा। तो इसीलिए हम समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करके बताएंगे। विलोपन विधि से हल। जब पहले से ही गुणांक बराबर हैं तो हमें किसी भी मान से गुणा करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे सीधे इन समीकरणों को एक दूसरे के नीचे लिख दें। तो पहली समीकरण है a माइनस बी गुणा एक्स प्लस a प्लस बी गुणा वाई बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और दूसरी समीकरण है a प्लस बी गुणा एक्स प्लस a प्लस बी गुणा वाई बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर को मैंने बी स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख लिया है जिससे कि इसे हल करना थोड़ा आसान हो जाए।
अब क्योंकि यह दोनों पद जो हमें दिए गए हैं समान चिन्ह में दिए गए हैं, तो इन्हें यहाँ से काटने के लिए इन समीकरणों को आपस में घटाने पर हमें मिलेगा यह चिन्ह बदल करके माइनस, यह भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। ये दोनों टर्म्स यहाँ कैंसिल हो जाएंगी। यदि आप इन्हें हल करेंगे तो x हम पहले ही यहाँ कॉमन निकाल लें, तो यहाँ हमें मिलेगा a माइनस बी, तो ऐसे का ऐसा माइनस की गुणा जैसे ही हम ब्रैकेट में अंदर करेंगे तो माइनस a और माइनस में b, और ये जो x दोनों में उभयनिष्ठ थे ये हम बाहर ही लिख करके चलें। बराबर में यहाँ a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, बाकी बच रहा है माइनस में 2ab, और यहाँ माइनस माइनस में है दोनों, तो जुड़ करके यह हमें देंगे माइनस में 2b स्क्वायर। यहाँ आप देखें कोई टर्म कैंसिल हो रही है या नहीं, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो रहे हैं। इन्हें हल करने के बाद यहाँ बचेगा माइनस में 2bx। साथ ही यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप देख रहे हैं माइनस भी कॉमन है, 2b कॉमन है और साथ में b भी यहाँ कॉमन आ रहा है। माइनस 2 और b कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा a, माइनस हमने पहले ही कॉमन लिया है तो यह टर्म हो जाएगी प्लस, माइनस 2b कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा a प्लस b। माइनस 2b दोनों तरफ कैंसिल कर लेने पर हमें मिलेगा x बराबर a प्लस b। तो ये हो जाती है हमारी x की वैल्यू। इस x के मान को हम चाहे समीकरण नंबर 1 में लगा लें चाहे समीकरण 2 में लगा लें, हमें आंसर एक जैसा ही मिलने वाला है। अभी हम रख लेते हैं इस मान को समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से हमें मिलेगा a माइनस बी गुणा एक्स का मान, a माइनस बी गुणा में x का मान, प्लस बाकी समीकरण को ऐसे का ऐसा ही हम लिख लेंगे y बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में b स्क्वायर। इन्हें आगे हल करने के लिए यदि हम इनकी आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाकी a प्लस बी गुणा y बराबर में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में b स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पर भी धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है, दोनों मान यहाँ कैंसिल हो सकते हैं। इसी तरीके से माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर है, तो दोनों पक्षों में हमने बराबर बराबर मानों को यहाँ से हटा दिया है, विलुप्त कर दिया है। बाकी यहाँ बच रहा है a प्लस बी गुणा वाई बराबर में माइनस के 2ab, तो y बराबर हमें मिलेगा माइनस में 2ab बटे में a प्लस बी। ये हो जाती है हमारी y की रिक्वायर्ड वैल्यू। तो हमें यहाँ हल करने पर जो अपने अभिष्ट हल मिले हैं वह मिले हैं x बराबर a प्लस बी और y बराबर माइनस 2ab बटे a प्लस बी। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट और समझ लेते हैं, वह थोड़े अलग तरीके से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें जो समीकरणें दी गई हैं वह हैं 152x माइनस 378y बराबर में माइनस के 74, समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण है माइनस के 378x प्लस 152y बराबर में माइनस के 604। ये अलग तरीके की समीकरण इसलिए हैं क्योंकि अगर हम इसे विलोपन विधि से भी हल करना चाहेंगे तो इनके गुणांक इतने बड़े बड़े हैं कि इनमें हमें गणना बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यदि हम प्रतिस्थापन विधि से भी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा ही मिलने वाली है। इस तरीके के क्वेश्चन जहाँ पर भी गुणांक आपस में x और y के पक्षांतर के जैसे दिख रहे हों, जैसे कि यहाँ पहले में x का गुणांक और यहाँ दूसरी समीकरण में y का गुणांक एक जैसा है, पहली समीकरण में y का गुणांक दूसरी समीकरण में x के गुणांक के जैसा है। तो इस तरीके की स्थिति जब भी आपको मिल जाती है तो इन्हें साधारण तरीके से एक इजी वे में हल करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लें और एक बार उन दोनों समीकरणों को घटा लें, तो वहाँ से हमें एक ऐसा नया सिस्टम मिलेगा जो देखने में बहुत ही सरल होगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। जैसे ही हम समीकरण 1 से पहले समीकरण को ऊपर लिख लें और दूसरी समीकरण को उसके नीचे लिख लें, इन दोनों समीकरणों को जब हमें आपस में घटाना है तो नीचे वाली समीकरणों के चिन्ह को बदल देंगे माइनस ये प्लस। यहाँ हमें हल करने पर मिलेगा 152x प्लस 378x, तो जोड़ने पर यहाँ हो जाएगा 0 3 5 530x माइनस, इसी तरीके से इन्हें जोड़ लें, एक जैसे ही मान है केवल ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, तो 530y बराबर में यहाँ यह एक मान प्लस का है और एक मान माइनस का है, तो इन्हें घटा करके हल कर लेंगे 0 3
और यहाँ 5। आप देख रहे हैं पूरी समीकरण में 530 कॉमन आ सकता है। यदि हम पूरी समीकरण से 530 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर हमें मिलेगा 1 के। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से यदि हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ करके एक बार और हल कर लें, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए फिर से हम समीकरणों को एक दूसरे के नीचे लिख लें, लेकिन इस बार हम इनके चिन्हों में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। माइनस में 604। तो यदि हम इन्हें जोड़ लेते हैं तो यह मान प्लस में है, यह मान माइनस में है, इन्हें घटा करके हल किया जाएगा। यह मान बड़े हैं, इसमें से इन्हें घटा लेने पर 8 से 2 घटाएंगे 6, यहाँ 7 से 5 घटाएंगे 2, 3 से 1 घटाएंगे 2, माइनस में आंसर बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस में। इसी तरीके से इन्हें घटा लेने पर 226 वाई बराबर में यह दोनों मान फिर से जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह में दिए गए हैं, तो माइनस में 678। यदि हम पूरी समीकरण से माइनस 226 कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा x, माइनस की वजह से यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ से भी माइनस हट जाएगा, और 226 दिया होते हैं 678, इसीलिए यह जाएगा 3 बार। तो यह हमें मिल जाती है समीकरण नंबर 4। अब आप देख रहे हैं हमें जो नया सिस्टम मिला है, नया जो युग्म मिला है समीकरणों का, उन्हें हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो समीकरण 3 व 4 को हल करने के लिए आप विलोपन विधि फिर से लगा सकते हैं। पहले से ही इन समीकरणों में गुणांक आपस में बराबर हैं, तो हम केवल क्या कर लेंगे, समीकरण 3 व 4 को सीधे सीधे एक दूसरे के नीचे लिख करके हल कर लें। तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ लेने पर भी हम हल कर सकते हैं, और घटाने पर भी, को जोड़ने पर हमें y से y कैंसिल होकर के मिलेगा, और यदि हम घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ने पर हल करने के लिए x माइनस वाई बराबर 1 है, और यहाँ x प्लस वाई बराबर 3। जोड़ने पर यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x बराबर 4 और x बराबर 2 दूनी 4 होते हैं, तो x का मान हमें मिल जाता है 2 के बराबर। इस x के मान को यदि हम लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 के हिसाब से हमारे पास है x माइनस वाई, x का मान हमें मिला है 2 माइनस वाई बराबर में 1, हल करने पर y बराबर 1 हमें मिल जाता है। तो जो हमें सिस्टम दिया गया था उसका जो सॉल्यूशन हमें मिला है वह है x बराबर 2 और y बराबर 1। इसी तरीके से इसमें 2 पार्ट और बचते हैं जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसके लिए हम आपको कुछ हिंट बताने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। यहाँ दोनों समीकरणें दी गई हैं। इनको हल करने के लिए हम यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ x वाले गुणांकों को बराबर बनाना चाहें तो यहाँ p आ रहे हैं और यहाँ q आ रहे हैं। तो यदि हम पहली समीकरण में q की गुणा कर लेते हैं तो यहाँ बन जाएगा पी क्यू, और दूसरी समीकरण में यदि हम p की गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर भी बन जाएगा पी क्यू। फिर उन्हें आप घटाने पर हल कर सकते हैं और y और x के मान ज्ञात करके बता सकते हैं। तो आपको यही करना है, यहाँ समीकरण 1 को q से और समीकरण 2 को p से गुणा करके घटा लेना है। आपको अपने आप इनके आंसर मिल जाएंगे। इनके आंसर आपको मिलेंगे x बराबर 1 और y बराबर -1। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहली समीकरण है ax प्लस बी वाई बराबर c और दूसरी समीकरण है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c। फिर से यदि हम x के गुणांकों को बराबर बनाना चाहें तो यहाँ a आ रहे हैं और यहाँ b आ रहे हैं। यदि इनके विपरीत गुणांकों से हम इनमें गुणा कर लें, इसका मतलब है b की गुणा ऊपर कर लें और a की गुणा नीचे कर लें, तो यहाँ पर भी ab बन जाएगा और यहाँ पर भी ab बन जाएगा। फिर उन्हें फिर से घटा लेने पर हमें अपने अभिष्ट हल प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको फिर से यही करना है, समीकरण 1 को b से गुणा करनी है और समीकरण 2 को a से गुणा करके उन्हें घटा लेना है। यहाँ आपको x और y के आंसर ये मिलने वाले हैं। चाहे आप इस आंसर को इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में लिखें, दोनों एक ही हैं। इनमें क्या अंतर हमने किया है, यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ तो यह बदल करके हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है तो हमें माइनस यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने के पश्चात यह जो टर्म है यह प्लस में हो जाएगी और यह दोनों हमें मिल जाएंगी माइनस में। साथ ही इन दोनों टर्म से c भी कॉमन आ रहा है, तो c कॉमन ले लेने के बाद यहाँ आपको बचेगा a माइनस बी। तो इसलिए हमने इसे लिखा है c गुणा a माइनस बी। ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे चिन्ह बदलने के बाद, बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको इसमें से किसी भी फॉर्म का आंसर मिल जाए वह दोनों ही सही होंगे।
इस एक्सरसाइज में एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है। क्वेश्चन है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष एक वृत्त पर उपस्थित हों। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण हमें ज्ञात करके बताने हैं, जबकि इनके जो कोण हमें दिए गए हैं वह चर के पदों में दिए गए हैं। A का मान हमें दिया गया है 4y + 20, B का मान दिया गया है 3y - 5, C का मान -4x और D का मान -7x + 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ क्लास 9th की एक थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हमें दे रखा है तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात A और C को जोड़ लेंगे तो भी 180 अंश है और B और D को जोड़ लेंगे तो भी हमें 180 अंश ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ दो समीकरणें मिल जाएंगी और उन्हें हम हल करके x और y के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यही हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होना चाहिए। A का मान है 4y + 20 और C का मान है -4x, तो बराबर में यह हो जाएगा 180 अंश। यदि हम इन्हें थोड़ा अरेंज करके सही लिख लें इनके ऑर्डर को, तो यहाँ हमें मिलेगा 4y - 4x, 20 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो यह 20 माइनस में जाएंगे और 180 में से 20 घटा लेने पर यह हमें देंगे 160 अंश। यदि पूरी समीकरण से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ 4 चौक 16, तो समीकरण हो जाती है y - x बराबर 40। तो यह हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से यदि हम दूसरे युग्म के कोणों को भी जोड़ करके 180 अंश के बराबर रखेंगे तो दूसरी बार में कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। अब जो B का मान है हमारे पास वह दिया गया है 3y - 5 प्लस D का मान हमारे पास है -7x + 5 बराबर में 180 अंश। फिर से इन्हें सही से अरेंज कर लें तो 3y -7x और यहाँ -5 और +5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में हमें मिलेगा 180। तो यह हो जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब इन्हें हल करने के लिए चाहे तो हम y वाले गुणांकों को बराबर बनाएं, चाहे x वाले गुणांकों को बराबर बनाएं, परंतु y का गुणांक यहाँ छोटा है। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 की गुणा कर लेते हैं तो यह दोनों गुणांक आपस में बराबर बन जाएंगे और इन्हें हल करके हम x के मान और y के मान ज्ञात कर पाएंगे। तो यही हमें करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को वहां से घटा लें। इसे हम लिख करके बता देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और उसके बाद उसे समीकरण 2 में से घटा लेने पर तथा समीकरण 2 से घटाने पर या समीकरण 2 को घटाने पर, तो जैसे ही हम समीकरण नंबर 1 में 3 की गुणा करेंगे तो 3 की गुणा करने पर हमें मिलेगा 3y - 3x बराबर में 120। तो यहाँ हम बदल करके लिखेंगे समीकरण 3y - 3x बराबर 120। साथ ही जो हमें दूसरी समीकरण प्राप्त हुई है वह है 3y - 7x बराबर में 180। तो इस समीकरण को भी हम इसके नीचे लिख लें, 3y - 7x बराबर में 180। घटा लेने पर इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 7x में से -3x करने पर 4x प्लस में बचेंगे, -180 और प्लस 120 को हल करने पर यहाँ मिलेगा -60। तो x बराबर हमें मिल जाता है -60/4 और 15 चौका 60 होते हैं। तो इस तरीके से हमें x का आंसर मिलेगा x बराबर -15। अब यदि इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारे पास थी y - x, तो y - x का मान -15 बराबर में 40, y + 15 बराबर 40। यदि 40 में से 15 घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 25। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है x और y का मान। लेकिन हमें x और y के मान नहीं ज्ञात करने हैं, बल्कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का मान ज्ञात करके बताना है। और हमारे पास जो कोण दिए गए हैं वह दिए गए हैं कोण A बराबर 4y + 20।
इसी तरीके से कोण बी हमें दिया गया है 3y माइनस 5, कोण सी दिया गया है माइनस में 4x, और कोण डी दिया गया है माइनस में 7x प्लस 5। यदि हम x और y के मान इनमें लगा लेते हैं तो 4 गुणा y का मान है 25 प्लस में 20, हल करने पर 25 चौका 100 और 20 120 अंश। ऐसे ही 4 गुणा 25 माइनस 5, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 3 गुणा 25 माइनस 5, 25 दिया 75 में से 5 घटाएंगे तो 70 अंश। यहाँ माइनस में 4 गुणा x का मान हमें मिला है माइनस में 15, 15 चौका 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60 अंश। यहाँ माइनस में 7 गुणा में x का मान माइनस 15 प्लस में 5, 15 सत्ते 105, और यह प्लस हो जाएंगे 105 और 5 110। तो ये हो जाते हैं हमारे रिक्वायर्ड एंगलों की वैल्यू जो कि हमसे पूछे गए थे। चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करके बताइए। तो हमें मिल जाते हैं a बराबर 120 अंश, b बराबर 70 अंश, c बराबर 60 अंश, कोण d बराबर माइनस 110 अंश। तो इस तरीके से ये था हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और अब हमने अपने चैप्टर को भी ख़त्म कर लिया है। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।